नमस्कार दोस्तों आज का ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ़ एक है कि जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने माँ की गठिया का प्रॉब्लम बताया था। यानी माँ को जो हमारी प्रॉब्लम थी वो अर्थराइटिस की थी और धीरे धीरे वो घुटनों का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि उनको माँ का हमने नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ा था। तो ऐसे ही हमारे एक व्यूवर हैं जिनका एज 17 और 18 साल के बीच में है, यानी लगभग इस एज में है। तो उनका मुझे 1-2 दिन से मैसेज आ रहा है कि भैया आप प्लीज़ एक मेरे लिए जो है एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का वीडियो बना दो। तो मैंने उनको कहा था चलिए मैं एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। वो एक्चुअली क्या रहेगा, वो मेरे से बेस्ड भी रहेगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, यानी कि HLA-B27 जो होता है वो मेरे को भी है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस क्या होता है। दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक टाइप का गठिया होता है और ये एक हड्डियों की बीमारी होती है, यानी कि हड्डियों की सूजन, जकड़न, और ये हड्डियों में दर्द और सूजन पैदा करता है। पेशेंट को चलना फिरना बड़ा मुश्किल रहता है और बेसिकली जो ये बीमारी होती है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो कि हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे खुद के खिलाफ हो जाता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, प्रकृति ने जो हमको दिया हुआ है, वो खुद हमारे खिलाफ हो जाता है। और वो इस तरह से काम करता है कि यानी कि जो कि हमारी हड्डियाँ, हमारे जॉइंट्स, उनमें ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है। तो उनमें इफ़ेक्ट करने की वजह से क्या होता है, उनमें सूजन वगैरह आ जाती है, जकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक अलग चीज़ होती है, गठिया एक अलग चीज़ होती है और एक अर्थराइटिस अलग चीज़ होती है। तो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस होती है बेसिकली वो एक गठिया की ही प्रॉब्लम होती है और ये जो एज होती है ये 15 से लेकर के और 25-35 साल के लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है। फीमेल में ये प्रॉब्लम कम होती है, जेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जो आर्थराइटिस होती है, यानी कि जिसको हम गठिया बोलते हैं, घुटनों का दर्द भी बोलते हैं, वो वाली प्रॉब्लम जो है लेडीज़ों में आपको ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस क्या होता है, ये जो है जेंट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन इसका परसेंटेज जो रेशियो होता है 1 या 2% का होता है, यानी 100 में से लगभग 1 या 2 लोगों को ही ये प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि मेरे को ये कैसे डिटेक्ट हुआ कि मेरे को HLA-B27 पॉजिटिव है। आज से 5-6 साल पहले मेरे को एक आंखों की प्रॉब्लम हुई थी, आंखों में सूजन और दर्द। और बिल्कुल जैसे मैं लाइट में जाता था तो मेरे को आंखों में लाइट में जाने में एकदम जो चमक वगैरह आती थी, लाइट में चलना मुश्किल हो जाता था और उसमें दर्द और काफ़ी लाल हो गई थी मेरी आंखें। ड्रॉप डालने पे भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो फिर मेरे को एक आई सर्जन के पास जाना पड़ा जो हमारे ही कोटद्वार में रहते हैं। उनका नाम मैं बता देता हूँ, डॉक्टर नेगी हैं। तो जब उन्होंने मेरे को डायग्नोस किया, चेक किया, तो उसमें आँखों के अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह पाए गए। तो उन्होंने मेरे को 2-3 टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो उस टेस्ट में उन्होंने एक ये वाला टेस्ट भी लिखा था कि HLA-B27। तो जब इस टेस्ट की रिपोर्ट आई थी 2-3 दिन में, तो उसके बाद जब पता चला, मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर को दिखाने गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपकी आँखों की प्रॉब्लम है इसको यूवियाटिस बोलते हैं। यूवियाटिस मतलब जो आँखों के पीछे की जो रेटिना वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें सूजन और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको यूवियाटिस बोलते हैं। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने ये चीज़ बताई थी कि आपको HLA-B27 है, एक बार आप रिमोटोलॉजी के पास जाके आप दिखा सकते हैं, है ना। तो आँखों का ट्रीटमेंट वगैरह तो उन्होंने मुझे बता ही दिया था, कर दिया था। उन्होंने मुझे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ स्टेरॉइड वगैरह देना शुरू कर दिए थे। यानी जो स्टेरॉइड उन्होंने दिया था मेरे को, जो 40 mg से शुरू किया था और धीरे धीरे उसको 30 mg, 15 mg, धीरे धीरे उसका डोज जो है कम करते गए। कुछ दिनों में मेरी आँखें भी ठीक होने लगी और बिल्कुल मैं फिट हो गया, देखने भी लगा। मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं उसके बाद जो है एम्स में मैंने रूमेटोलॉजी को दिखाया था। आज से 6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो उन्होंने मेरी सारी चीज़ें एग्ज़ामिन किया, सब चीज़ें देखी। टेस्ट भी उन्होंने मेरे को देखा, HLA-B27 जो कि पॉजिटिव आया हुआ था। तो उन्होंने जो मेरे को एक्सरसाइज़ वगैरह और मेडिसिन वगैरह लिखी थी, बहुत सारी मेडिसिन लिखी थी, दर्द की मेडिसिन भी लिखी थी उसमें, सूजन की लिखी थी। तो जब उन्होंने मेरे को वो मेडिसिन लिखी, लेकिन देखो, हर पेशेंट में जो ये HLA-B27 होता है, ये आपको ये नहीं कि HLA-B27 आ गया तो आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस हो जाएगा। HLA-B27 कुछ लोगों में, यानी 5 से 10% लोगों में ही
ज़्यादा रिएक्ट करता है, किसी में कम करता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी की गर्दन में बहुत स्टीफनेस हो जाती है, कमर झुक जाती है। कुछ लोगों में ज़्यादा इसका परसेंटेज होता है और कुछ में कम होता है। लेकिन जो मेरे केसेस में था, मेरे को चेस्ट वगैरह में कोई पेन नहीं था, पीछे कमर में दर्द बहुत कम रहता था, स्टिफनेस बिल्कुल नहीं रहती थी। हाँ, थोड़ा बहुत घुटनों में हल्का-फुल्का पेन रहता था, तो मैं उसकी एक्सरसाइज़ वगैरह करता रहता था। लेकिन जब मैं आँखों में अचानक से ये हुआ, तो मुझे फिर पता चला कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से ये दिक्कत हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो उन्होंने मेरे को, डॉक्टर ने तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दे दी थी लिखने की, खाने के लिए, कि भाई दर्द की भी खा लो, सूजन की भी खाने के लिए दे रखी थी। मतलब 10-12 मेडिसिन उन्होंने मेरे को एम्स में डॉक्टर ने लिख दी थी। अब मैंने कहा, इतनी सारी मेडिसिन कैसे खाऊंगा, मुझे तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैंने 2-3 दिन खाई, लेकिन मेरे को उससे खाने से थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनको बताया, सर मेरे को ऐसे ऐसा हो रहा है, दवाइयाँ मेरे को सूट हो नहीं रही हैं। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा करिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक एक्सरसाइज करिए और बाकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते रहिए, बाकी मेडिसिन आप खाना चाहते हो तो ठीक है, जब ज़्यादा दिक्कत होगी तो ले लेना। तो मैंने उनको फॉलो किया। उसके बाद जो है फिर मैं सूर्य नमस्कार वगैरह उन्होंने मुझे एक्सरसाइज देखी थी। रूटीन आप जो है अपना ठीक करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज आपको डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई थी, तो मैं उनको फॉलो करते गया और धीरे धीरे मेरे को प्रॉब्लम जो है ठीक होने लगी। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि काफ़ी देर झुकने के बाद मेरे को कमर में यहाँ स्टिफनेस आ जाती थी, पीछे मेरे सैक्रोलिक जॉइंट्स जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा पेन वगैरह रहता था। तो चलिए, ये तो मेरी कहानी थी। अब दूसरी बात आती है कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों में जैसे क्या कि घुटनों में आपको हल्का पेन रहेगा, आप ज़्यादा देर तक झुक के काम करेंगे तो कमर में पूरा पीछे से लेके और नीचे बिल्कुल एक दर्द होना शुरू हो जाएगा। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो बिल्कुल बदन ऐसे जकड़न रहती है बदन में, लेकिन जैसे आप नहाएंगे धोएंगे 1 आध घंटे के बाद फिर जकड़न वगैरह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक ये पहचान होती है। हल्का हल्का हाथों में, उंगलियों में पेन वगैरह रहता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है ना। जो आपकी पंजे की एड़ियाँ हैं उसमें जो है सूजन वगैरह आ जाती है। दूसरा क्या है कि आपकी आँखों में अगर रेडनेस हो रही है, दिक्कत हो रही है, लाल वगैरह हो रही है, अचानक से ठीक होती हैं, दवाई डालने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसको हम यूवीआइटिस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, कमर में दर्द भी हो सकता है, तो एक अच्छे रूमेटोलॉजी के पास जा सकते हैं, वहाँ पे आप जांच करा सकते हैं। तो उस जांच में आपको पता चल सकता है कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या चीज़ है। तो ये छोटे मोटे जो लक्षण होते हैं, बेसिक लक्षण होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डॉक्टर वहाँ पे फिजिकल एग्जामिन करता है। फिजिकल एग्जामिन में वो आपका चेस्ट एक्सरे करा सकता है, स्पाइन का एक्सरे करा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी स्पाइन में कोई जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आने के अलावा एक जॉइंट होते हैं वो आपस में जुड़ तो नहीं रहे, आपकी जो स्पाइन है वो आपस में जुड़ तो नहीं रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये स्पॉन्डिलोलिटिस है, डॉक्टर आपकी एमआरआई वगैरह भी करा सकता है। तो एमआरआई में एक्चुअल क्या होती है, पेशेंट की सूजन का पता चल जाता है कि सूजन है और जॉइंट्स भी जुड़ने शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आप डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आपको स्पॉन्डिलोलिटिस का केस है। दूसरा जो होता है, इसमें टेस्ट वगैरह डॉक्टर आप लोगों को करा सकते हैं, जैसे सीआरपी टेस्ट होता है, इसमें एमआरआई टेस्ट होता है, इसमें ब्लड का टेस्ट होता है। जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, HLA-B27 लिख के आपको डॉक्टर दे सकते हैं। तो ये वाली इसमें जांचें होती हैं। अच्छा, दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को क्या क्या दिक्कतें होती थी पहले, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को यूवीआइटिस हो सकती है, कुछ लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी जिसको हम आंतों की सूजन बोलते हैं। यूवीआइटिस मतलब आंखों की सूजन हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कुछ पेशेंट को हो सकती है, यानी कि जिसको हम आईबीडी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस बीमारी से एसोसिएट होती हैं। तो इस बीमारी की वजह से ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, चलते समय जो है आवाज़ें कर सकते हैं घुटने, उठने बैठने में कड़कड़ की आवाज़ें आ सकती हैं। कभी कभी कुछ केस में सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन में दिक्कत हो सकती है, बहुत कम केसेस में होती है। चेस्ट में पेन हो सकता है, रात को सोने में जो है अचानक पेन बढ़ सकता है, पीठ के पीछे आपका पेन जा सकता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें आदमी बहुत परेशान रहता है, फिर डॉक्टर के चक्कर मारता है, समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या हो रही है। इलाज डॉक्टर कुछ और ही कर रहे हैं, बीमारी कुछ आपको और ही रहती है। पेशेंट भागता है इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में, यहाँ से वहाँ, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता है। लेकिन मेरे केसेस में भी क्या था कि जब मेरे को यूवीआइटिस हुआ था, तब जाके मुझे पता चला था कि प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या।
तो अब जब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई तो अब मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ मालूम है। मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, हर चीज़ आपको अपनी बीमारी के बारे में हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। लेकिन ये बीमारी है एक स्लो एग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि ये डिजीज़ जो ऐसी बीमारी है एग्रेसिव है, आप इसको बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ आपके पास है। यानी आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्टिव रहेंगे, एक भी दिन आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। खाने पीने में बहुत परहेज़ रखना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें नहीं खानी है। प्रोटीन वाली डाइटें आपने थोड़ा कम लेनी है। आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो भी पेन बढ़ेगा। आप ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी पेन बढ़ेगा। तो खाने पीने में भी बहुत संभल के रहना है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी रहता है। तो इस बीमारी में क्या है, आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ, ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप खैर डॉक्टर के संपर्क में तो रहना ही है। बिना डॉक्टर के संपर्क के बिना इस बीमारी का इलाज संभव भी नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कहता है, एग्जामिन आपने कर लिया, आपकी जो है स्पाइन बिल्कुल ठीक है, सर्वाइकल ये सैक्रोइलिक जॉइंट्स आपके ठीक आते हैं, कोई हड्डियों में जुड़ाव नहीं है, आपकी स्पाइन ठीक है, गर्दन में या कोई दिक्कत नहीं है, तो और अगर आपको कोई फ़ील नहीं होता है कि मुझे कोई पेन हो रहा है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को, जिन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, तो उन लोगों के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बीमारी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीमारी आगे भी बढ़ती जाती है। लेकिन इस बीमारी का ये मतलब नहीं है कि आपको HLA-B21 पॉजिटिव आ गया तो आपको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया। एंकोलॉजिंग मैंने बताया, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस को तभी डिटेक्ट किया जाएगा जब आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आप झुक नहीं पा रहे हैं, आपकी हड्डियाँ जुड़ना शुरू हो गई हैं, डीजनरेट हो रही हैं हड्डियों की, और काफ़ी पेनफुल आपकी कंडीशन है, सोना मुश्किल है, गर्दन आपकी जो है झुक जाती है। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, स्टेरॉइड भी डॉक्टर आपको लिख सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी भाई। लेकिन अगर ज़्यादा कंडीशन है, डॉक्टर की दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी, साथ साथ में एक्सरसाइज के बिना काम नहीं है। मतलब आप ये मान लो 80-85% आपका एक्सरसाइज है और बाकी 15% इसमें मेडिसिन का रोल है। बाकी आपके ऊपर है, आपने कैसी लाइफ जीनी है। ट्रीटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट में आपने क्या लेना है। डेली सुबह उठ करके अपना एक्सरसाइज करना है, लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेनी है, लंबी सांस लेनी है और चेस्ट, सांस को रोक लेंगे और चेस्ट को फुलाना है आपने। एक ये एक्सरसाइज हो सकती है। ज़्यादा पेन होता है तो आप इसमें जो है सिकाई वगैरह आप कर सकते हैं, चेस्ट की सिकाई कर सकते हैं, अपनी कमर की, स्पाइन की सिकाई कर सकते हैं। बैठने में क्या है, आप ज़्यादा देर तक बैठे हुए तो फिर आपको पेन बढ़ेगा, झुक के बैठोगे तो फिर पेन बढ़ेगा। अगर जिन लोगों का अभी कंप्यूटर का वगैरह का काम है तो वो थोड़ा बहुत अपना जैसे आधा घंटा या 1 घंटा बैठे, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक लेके आप काम कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी वगैरह के पास जा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं घर में आकर के। और स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर रहती हैं या स्टीफनेस ज़्यादा है, अकड़न ज़्यादा है हड्डी के, तो वो लोग भाई भागने दौड़ने से, गिरने से बचे। सिकाई कर सकते हैं, हॉट पैक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो इस बीमारी से आप लड़ सकते हैं, इस बीमारी से आप बिल्कुल जीत सकते हैं। और अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तो उनके लिए एक बायोलॉजिकल भी इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आपके लिए बायोलॉजिकल लिख सकता है। लेकिन उन इंजेक्शन का फ़ायदे के साथ साथ में नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। इंजेक्शन एक तो बहुत कॉस्टली आते हैं, दूसरा उनके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपकी बॉडी की जितनी इम्यूनिटी होती है वो सब डाउन कर देती है। यानी कि ये जो बीमारी है ये इम्यूनिटी वाली बीमारी है, तो सारा इम्यून सिस्टम अगर डाउन हो जाएगा तो आपको बीमार होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, बार बार कोई भी जल्दी से इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। संभवतः ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपना एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, डेली एक्सरसाइज करिए। मेडिसिन जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। वो भाई हमारे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्त मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरे जैसे फिट रहेंगे। क्योंकि मेरे को भी है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रहती है तो वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एक भी गोली नहीं खाता हूँ, आपको सही बताऊँ तो एक भी गोली, सिंगल वन टैबलेट आई एम नॉट टेकिंग।
मैं टोटली एक्सरसाइज करता हूँ, घर में एक्सरसाइज करता हूँ, खाने पीने में परहेज़ रखता हूँ। और आप भी एक्सरसाइज करिए और आप अपनी लाइफ को खुश बनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।